गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज आपका नया लेसन स्टार्ट हो रहा है। द नेम ऑफ दिस लेसन इज फ्रिक्शन, घर्षण। बल का एक प्रकार है ये। आपको बल के जो विभिन्न प्रकार के बताया गया था कि बल कितने प्रकार के होते हैं, उसमें एक बताई गई थी बात आपको कि बल एक स्पर्शी होता है और एक अस्पर्शी होता है। तो स्पर्शी बल का मतलब ये होता है कि जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो तब उस पर अगर कोई ऐसा बल लगाते हो, उसका एक उदाहरण ये है। ठीक है, जैसे लिक्विड है, लिक्विड भी देखिए अगर उसको आप किसी जमीन में फैला दीजिए तो वो क्या करता है, थोड़ी देर मूव करने के बाद रुक जाता है। तो वो स्पर्श रेखी जो बल होते हैं, जो स्पर्शी बल होते हैं, उनके एक प्रकार होते हैं। तो जैसे घर्षण बल हो गया, श्यान बल हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सब जो है उदाहरण होते हैं आपके कॉन्टेक्चुअल फोर्सेस के, स्पर्शी बलों के। तो आज आपका जो टॉपिक है वो है घर्षण। तो घर्षण क्या होता है उसके बारे में आप जान लीजिए। देखिए, अब घर्षण में पहले तो आप बेसिकली इसकी डेफिनेशन समझिए कि इसका व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है। जैसे घर्षण शब्द का मतलब होता है रगड़ जाना, रगड़ना, है ना, फ्रिक्शन। हम इस जमीन पर चल कैसे पाते हैं? हाउ? ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण के कारण। जब हम अर्थ से कांटेक्ट में होते हैं तो हमारा बॉडी अर्थ से या पृथ्वी से कांटेक्ट में है, तो दो बॉडी एक दूसरे के संपर्क में है। जब हम चलना प्रारंभ करते हैं तो हमारे बीच और अर्थ, हमारा जो और अर्थ है, दोनों के बीच में एक आपेक्षिक गति होती है, रिलेटिव मोशन होता है। जब हम चलना प्रारंभ करते हैं तो इस आपेक्षिक गति का जो विरोध करता है, हमारे चलने के लिए जो सहायता प्रदान करता है, मतलब अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हम मूवमेंट में आ तो रहे हैं, लेकिन हमारे इस मूवमेंट का जो विरोध कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, देखिए जैसे एक बॉडी है, ये दूसरी एक ये अर्थ का सरफेस है, मान लीजिए इस सरफेस पर ये बॉडी रखी हुई है। बॉडी का वेट mg नीचे की ओर काम करेगा, मैं हूं, मेरा वेट नीचे काम करता है। ठीक है, तो इसका बैलेंसिंग मैंने आपको बताया है पहले भी कि एक प्रतिक्रिया बल होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया, जो क्या करती है, इसके साथ इसको संतुलित करती है। जब मैंने इस बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई किया और मैं इसको खींचना चाहता हूँ, मैं इसको बहुत धीरे से खींचता हूँ तो ये बॉडी आगे नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि ये बॉडी इस बॉडी के कांटेक्ट में है और इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होना है, लेकिन उस रिलेटिव मोशन का एक विरोध करने वाला दूसरा फोर्स कहीं ना कहीं है। और वो जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ, जब मैं फोर्स लगा के इसको खींचना चाह रहा हूँ तो ये बढ़ नहीं रही है। इसका मतलब कि इस पर एक, इस साइड में अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स है जो क्या कर रहा है, इसके गति का विरोध कर रहा है, और वही फोर्स होता है फ्रिक्शन का। मैं इतना फोर्स इसमें अप्लाई कर दूं कि ये आगे की ओर बढ़ने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, इन दोनों को एक तरह से ये मूवमेंट में ला रहा है। तो इसको जब मैं आगे की ओर खींचूंगा तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में अप्लाइड हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का फोर्स का जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो ये है कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो और उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो, तो उस रिलेटिव मोशन का जो भी अपोजिशन हो रहा है, जो भी विरोध हो रहा है, अवरोध हो रहा है, वह घर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज यहाँ पे आपको समझ लेना है पहले कि घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। मैंने बॉडी को इस दिशा में फोर्स लगा के खींचा तो घर्षण इधर उत्पन्न हुआ। मैं अगर इधर फोर्स लगाता तो घर्षण इधर उत्पन्न होता। लेकिन अगर मैं मान लीजिए बॉडी को मैं इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं बॉडी को इधर से ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे फोर्स मैंने अप्लाई किया तो बॉडी किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, तो घर्षण किधर उत्पन्न होगा, इधर। लेकिन फोर्स मैंने किधर अप्लाई किया, इधर था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स चाहे जिस डायरेक्शन से लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी का जो मोशन का डायरेक्शन है, बॉडी का जो इंटेंशन ऑफ मोशन है, बॉडी जो ऑब्जेक्ट आपका है वो गति जिस दिशा में करेगी, ठीक उसके विपरीत दिशा में ही फोर्स अप्लाई होगा। इसका ध्यान रखिए। मान लीजिए मैं फोर्स इधर से अप्लाई करता तो मैं इसको इधर पुश करता तो बॉडी इधर जानी चाहिए। जब मैं इधर पुश करूंगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन इधर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने फोर्स को किसी तिरछे, मतलब किसी कोण से अगर आप मान लीजिए बॉडी पे अप्लाई करते हो, तो जिधर ये बॉडी का जाने का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में ही
फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाई होता है या उत्पन्न होता है। ठीक है, अब अगर इधर हमने ऐसे बना रखा है तो इसका हम कंपोनेंट लेकर फिर दिखाएंगे कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन फ्रिक्शन का। अब फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं, घर्षण दो प्रकार का होता है। पहला हो गया स्थैतिक घर्षण, दूसरा हो गया गतिज घर्षण। स्थैतिक घर्षण मतलब स्टैटिक मोशन फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्थैतिक का मतलब ये होता है जब दोनों बॉडी एट रेस्ट हो, दोनों बॉडी रुके हुए हैं तब भी उनके बीच में घर्षण बल है जिसके कारण वो रुका हुआ है ना, तो वो होता है स्थैतिक घर्षण। और गति घर्षण का मतलब क्या हुआ कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर चल रही है, जैसे कि हम चलना प्रारंभ कर देंगे तो हमारी बॉडी मूवमेंट में आ जाएगी, तो उस प्रकार के जब उस परिस्थिति में जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं गतिज घर्षण। तो ये दो प्रकार होते हैं घर्षण बल के, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। घर्षण का कारण क्या है? देखिए ये नेचुरल है, ये आप भी जानते हो, घर में बाथरूम वगैरह में देखिए कहीं कहीं बहुत चिकनाहट होती है। कभी आप रोड पे जाइए तो कहीं कहीं बहुत किनारे में स्लिपिंग होता है, कहते हैं लोग स्लिप कर जा रहे हैं, तो स्लिप कर जा रहे हैं। बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पे लोग चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, नॉर्मली वो चलते रहते हैं। तो ये जो सरफेस दिख रही है आपको जिस पर आप चल रहे हो, ये सरफेस का जो नेचर है उस नेचर पर भी ये फ्रिक्शन डिपेंड करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि सतह की अनियमितता, इरेगुलरिटी ऑफ सरफेसेस। खुरदुरी सरफेस है तो फ्रिक्शन वहां पे ज्यादा है, चिकनी सरफेस है तो फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, वहां पे गिरने का खतरा रहता है ना। तो ये होता है घर्षण का कारण। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फ्रिक्शन? तो उसमें इरेगुलरिटी ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, और भी रीजंस होंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज। अब दूसरी चीज इसमें एक बात और है। देखिए जैसे मैंने क्या कहा कि मैं फोर्स इस पर अप्लाई किया, इस बॉडी पर शुरू मैंने इसको पुश किया लेकिन ये मूव नहीं किया, इसका मतलब इस पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। मैं फिर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे फोर्स अप्लाई करते करते मैं क्या देख रहा हूँ कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये बॉडी चलने की स्टेज पे आ गई, मतलब ये बॉडी मतलब जैसे ये रुकी हुई बॉडी थी वो अचानक से गतिमान होने वाली है। तो ये गतिमान होने वाली जो कंडीशन होती है, इसका मतलब क्या होगा कि जो स्थैतिक घर्षण था, जो ये स्थैतिक घर्षण था वो क्या हो रहा है, अब समाप्त होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो गतिज घर्षण में कन्वर्ट होने वाला है। तो उस मैक्सिमम वैल्यू को, स्थैतिक घर्षण का जो वो मैक्सिमम वैल्यू है जब बॉडी रुकने से चलने वाली है, उसको हम लोग कहते हैं सीमांत घर्षण। तो एक आएगा टॉपिक आपका सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं इसको इन इंग्लिश, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसमें होता क्या है कि बॉडी ये स्थैतिक घर्षण जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसके बाद बॉडी मूव करने लगती है, बॉडी मूव करने लगेगी फिर वो इस रूप में आ जाएगी, गतिज घर्षण में आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है सीमांत घर्षण। अब एक चीज और, ये हो गया आपका सीमांत घर्षण और घर्षण के प्रकार। यहां पे एक चीज आप और देखिए, जैसे इस फिगर को ही देख लीजिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जिसका मास m है, वो अर्थ के सरफेस पे या किसी सरफेस पे रखी हुई है, तो उस पर एक mg फोर्स नीचे अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसके बैलेंस के लिए क्या हो रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो हम ये जानते हैं कि R इज इक्वल टू mg। इस केस में हमको दिख रहा है कि R mg के इक्वल है, जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट पे पड़ी हुई है। जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि बॉडी मूवमेंट में आता है, इसका मतलब ये होगा कि इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जब आपने इस बॉडी को डायरेक्ट, जो भी इसका मोशन का डायरेक्शन है, इंटेंशन ऑफ मोशन इसका जो भी है, उसके अपोजिट में इसको बैलेंस बनाने के लिए कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम इसको बेसिकली रिलेट करते हैं आपस में कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है Fr, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर आप स्थैतिक घर्षण पढ़ते हो तो इस Fr की जगह पे वो आ जाता है टर्म Fs, और अगर आप गतिज घर्षण पढ़ते हो, मतलब कि काइनेटिक वाला पढ़ते हो, तो Fk आ जाएगा और वो प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। अगर Fs इज प्रोपोर्शनल टू R, तो अगर आप इसको हटाते हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा Fs बराबर म्यूएस इंटू R।
जहां म्यूएस का मतलब हो गया स्थैतिक घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी प्रकार से इसके लिए भी आता है एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर। तो म्यू के क्या हो जाएगा, गतिज घर्षण गुणांक। तो ये चीज तो आपको दोनों जगह पे कॉमन मिलेगी। तो ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है फ्रिक्शनल फोर्स के लिए। अब यहाँ पे जैसे न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी mg, या जैसा आपकी सिचुएशन दी हुई है क्वेश्चन में। तो एक चीज तो आपको यहाँ पे ये मिली, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, ये एक फार्मूला आपको मिला। ठीक है, अब देखिए इसमें एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, घर्षण के नियम, घर्षण के नियम, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, इसके नियम क्या क्या होते हैं। तो नियम विशेष कुछ नहीं है, जो आपने समझा भी वही है। जैसे देखिए मैंने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, तो ये बॉडी या तो इस डायरेक्शन में जाएगी या तो इस डायरेक्शन में जाएगी। तो जो अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शन इधर अप्लाई होगा, अगर बॉडी इधर जा रही है तो फ्रिक्शन इधर अप्लाई होगा। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, ये जो बॉडी कांटेक्ट में है इसके टेंजेंशियल है। तो जो घर्षण के नियम है, दो तीन नियम होते हैं, उसमें एक नियम ये आता है कि जो घर्षण बल है वो सतह के स्पर्श रेखीय होगा, मतलब कि जो भी फ्रिक्शन फोर्स है वो जो भी आपका कांटेक्ट सरफेसेस है उसके टेंजेंशियल होगा। ये एक कंडीशन आती है। दूसरी कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो डिपेंड करता है, या ये फ्रिक्शनल फोर्स ये जो भी आपका दिया हुआ है सरफेस, इस पर डिपेंड करता है। अगर सरफेस बहुत रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा है, सरफेस बहुत लाइट है तो फ्रिक्शन ज़्यादा है तो बिल्कुल नहीं होगा, फ्रिक्शन तो कम हो जाएगा। तीसरा जो एक रूल आता है वो ये है, जो भी आपको मैंने फार्मूला बताया था, कि जो ये फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे, एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर इंटू आर, इस पर। ये तो ये आपके ये तीन नियम जो होते हैं, दो तीन नियम है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला तो आप ये बता सकते हो कि एफ आर म्यू आर इंटू आर के बराबर होता है। अब अगर वो स्टैटिक लेंगे तो एस हो जाएगा, काइनेटिक लेंगे तो के हो जाएगा, स्थैतिक लेंगे तो एस, गतिज लेंगे तो के। दूसरा आप ये कह सकते हो कि जो बॉडी का मूवमेंट है, फ्रिक्शन फोर्स जो भी लग रहा है वो सतह जो है उसके स्पर्श रेखीय लगेगा। हम इसको उठा देंगे तो सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। अगर मैंने इस बॉडी को उठा दिया तो फ्रिक्शन खत्म हो गया। इसका मतलब बॉडी अगर रखी हुई है या चल रही है तो जो फ्रिक्शन आएगा वो टेंजेंशियल आएगा, वर्टिकल नहीं आएगा, ऊर्ध्वाधर नहीं आएगा, जिसको आप लोग हॉरिजॉन्टल भी बोलते हो, लेकिन यहाँ पे टेंजेंशियल शब्द बोला जाता है, स्पर्श रेखीय, क्योंकि स्पर्श का मतलब हो गया सतह पे कांटेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि इसकी जो सरफेस की जो प्रॉपर्टी है, मतलब नेचर जो है, उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मिलती है। तो ये आ गया आपका घर्षण का नियम। अब इसके बाद आता है घर्षण कोण। देखिए एक आएगा टॉपिक घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसका क्या मतलब है, देखिए यहां से ही चाहे आप समझ सकते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, फिर से बना रहा हूं। देखिए जैसे ये कांटेक्ट सरफेस है, एक बॉडी है जिस पर mg नीचे काम कर रहा है और रिएक्शन इसका जो नॉर्मल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। फ्रिक्शन फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, मान लीजिए इधर अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन इधर आ रहा है, फोर्स आपने इधर अप्लाई किया, या इधर गति का जो डायरेक्शन है। तो घर्षण कोण की डेफिनेशन क्या है, देखिए नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया व घर्षण का जो परिणामी है, दोनों फोर्स है। तो हमने परिणामी पढ़ा हुआ है पहले से ही कि दो फोर्सेस का परिणामी हम ज्ञात कर सकते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम से, या किसी फोर्स के हम दो घटक निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, जैसे हमारी जरूरत है। तो ये दो फोर्सेस के रूप हैं, इन दोनों को मान लीजिए रिजल्टेंट आया कुछ ऐसा, इसको हमने दे दिया P। अगर हम इसको ऐसे अप्लाई कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया R व घर्षण बल Fr का जो परिणामी P आया, वह परिणामी
अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो भी कोण बनाएगा उस कोण को हम लोग कहेंगे घर्षण कोण। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वह रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा उसी एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हुआ? अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो। ये लैम्डा है, तो देखो अगर ये वैल्यू एफ आर है तो इसको भी हम एफ आर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये टोटल वैल्यू आर है, तो देखिए यहां पे tan लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, लंब बटा आधार होता है एफ आर अपान आर। ठीक है, एफ आर का मतलब अगर हम यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं, स्टैटिक का ले रहे हैं, तो इसको एफ एस कर दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। एफ एस की वैल्यू हो जाएगी म्यू एस इंटू आर अपान आर। इसका मतलब आया यहाँ पे tan लैम्डा इज इक्वल टू, मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वह रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा उसी एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हुआ? अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो। ये लैम्डा है, तो देखो अगर ये वैल्यू एफ आर है तो इसको भी हम एफ आर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये टोटल वैल्यू आर है, तो देखिए यहां पे tan लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, लंब बटा आधार होता है एफ आर अपान आर। ठीक है, एफ आर का मतलब अगर हम यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं, स्टैटिक का ले रहे हैं, तो इसको एफ एस कर दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। एफ एस की वैल्यू हो जाएगी म्यू एस इंटू आर अपान आर। इसका मतलब आया यहाँ पे tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस, या म्यू एस इज इक्वल टू tan इनवर्स लैम्डा। तो यह संबंध क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक व घर्षण कोण के बीच का संबंध है। तो घर्षण कोण की परिभाषा क्या होगी? अभिलंब प्रतिक्रिया व, इसको आप भी एफ एस कर दीजिए, अभिलंब प्रतिक्रिया व स्थैतिक घर्षण का परिणामी P अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो भी कोण बना रहा है उस कोण को हम लोग कहते हैं घर्षण कोण। द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विथ नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हो गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज आपको मिल गई इसमें। इसके बाद इसको आप यहां लिख लीजिए चाहे तो, म्यू एस इज इक्वल टू tan लैम्डा। तो देखिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, घर्षण दो प्रकार के हो गए, स्थैतिक और गतिज। स्थैतिक जब दो बॉडी रेस्ट पे रहे, कांटेक्ट में है, और गति में जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे मूव कर रही है। दोनों में क्या रिलेशन आता है? ये फ्रिक्शन फोर्स जो है अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका कोफिशिएंट मिलता है म्यू एस या म्यू के। फिर उसके बाद आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर हम इसी बॉडी को किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रख दें तो देखिए क्या मिलेगा आपको। जैसे देखिए ये अर्थ की सरफेस है, यहां पे हमने कोई इंक्लाइंड प्लेन बना रखा है, कोई बॉडी हमारे पास ऐसे रखी हुई है। ठीक है, इसका mg कहाँ रहेगा? ठीक, mg नीचे काम करेगा, लेकिन अगर mg नीचे काम कर रहा है तो अभिलंब प्रतिक्रिया कैसे जाएगी? ये हो जाएगा आपका इसका डायरेक्शन बनाएंगे आप परपेंडिकुलर लाइक दिस, mg काम करेगा लाइक दिस, mg इसका नीचे रहेगा ऐसे, mg नीचे रहेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया जो है नॉर्मल ऐसा रहेगा। अब यहां पे आपको जो देखना है वो ये है कि ये बॉडी इस पे पड़ी हुई है। ठीक है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, मैं इस इंक्लाइन प्लेन को क्या कर रहा हूं, मैं इसकी सतह को ऊपर कर रहा हूं, मैं इसको और उठा रहा हूं, मैं उठाता जाऊंगा उठाता जाऊंगा उठाता जाऊंगा। ये बॉडी अभी भी रेस्ट पे है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि उस पर्टिकुलर एंगल के लिए ये बॉडी मूव करने लगेगी, या तो नीचे या तो ऊपर की ओर। जब ये बॉडी मूव करने लगेगी तो उस वक्त सीमांत घर्षण आ जाएगा, तब ये इसकी
स्थैतिक घर्षण गतिज घर्षण में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उस एंगल को, जो ये एंगल बना है, उस एंगल को हम लोग कहते हैं विराम कोण। विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज कोण कहते हैं, रिपोज एंगल, एंगल ऑफ रिपोज। मतलब क्या है कि कोई इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी रखी हुई है, अगर हम इंक्लाइंड प्लेन को धीरे धीरे करके ऐसा बढ़ाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि बॉडी मूवमेंट में आ जाए, गति करने लगे। उस परिस्थिति में जब ये गति करने वाली हो, तब उस एंगल को हम लोग कहते हैं विराम कोण। मतलब अब यहां से इसका विराम की व्यवस्था खत्म हो रही है। तो अब इसमें देखिए ये विराम कोण आ गया। अब इसको कैसे हम देखिए सॉल्व करते हैं। ये mg है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री पहले से ही बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस mg के दो कंपोनेंट निकाल लेंगे, एक वर्टिकल जो इधर आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। ये mg है। अब ये थीटा है, तो इसको हम लोग ले लेंगे mg cos थीटा और इसको ले लेंगे mg sin थीटा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास दो कंपोनेंट हम ले लेंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर यहां से mg के दो कंपोनेंट, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास दो कंपोनेंट हम ले लेंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर यहां से mg के दो कंपोनेंट आ गए, तो अब आपके पास संतुलन की अवस्था आ गई। r किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे, mg cos थीटा के, और दूसरा अगर आप इसको बॉडी और मान इधर जा रही है तो फ्रिक्शन इधर अप्लाई होगा, बॉडी इधर गति कर रही है तो फ्रिक्शन उधर रहेगा। तो अगर ये फ्रिक्शन अगर हम ले लेते हैं Fs, ये किसके बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा के। दोनों को आपस में आप भाग दे दीजिए, Fs अपान r कितना हो जाएगा, Fs अपान r आ जाएगा sin थीटा अपान cos थीटा, वैल्यू मिल जाएगी tan थीटा के। और Fs की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस इंटू r अपान r इक्वल टू tan थीटा। r से r कट गया तो मिला कि आपको म्यू एस इक्वल टू tan थीटा। और म्यू एस की वैल्यू पहले से ही आप जानते हो, चूंकि म्यू एस इक्वल टू होता है tan लैम्डा। अभी आपने पढ़ा था घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब म्यू एस की जगह अगर आप ये रख दोगे तो tan लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा किसके बराबर, tan थीटा। इसका मतलब लैम्डा किसके इक्वल हो गया, थीटा के। इससे क्या पता चलता है कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कब बता रहे थे, जब वो नॉर्मल प्लेन में था, और ये एंगल ऑफ रिपोज कब था, जब ये इंक्लाइंड प्लेन में रहता है। तो इस प्रकार से आपको क्या मिलता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्थैतिक घर्षण गुणांक विराम कोण के स्पर्शज्या के समानुपाती होता है, और साथ में स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण के भी स्पर्शज्या के बराबर होता है। इस प्रकार से एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज आपस में इक्वल होगा। ये पूरा मैंने आपको बताया है स्थैतिक घर्षण के लिए। गतिज घर्षण के दो प्रकार होते हैं, उसको भी आप जान लीजिए। गतिज घर्षण में क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन में देखिए जैसे यहाँ पे ये बॉडी है, जब आपने इसको इतना बढ़ा दिया तो ये बॉडी क्या करेगी, ये मूव करने लगेगी ना, स्लाइड करने लगेगी। तो इसमें दो प्रकार का ये होता है। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं सर्पी घर्षण, जब बॉडी सरकते हुए जाए, मूवमेंट में आ रहा है सरकते हुए, स्लाइडिंग इसको कहते हैं, स्लाइड करना। और दूसरा आता है जब बॉडी ऐसे लुढ़कते हुए जाए, उसको कहते हैं लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण, इसको हम लोग कहते हैं रोलिंग। तो दो प्रकार के आपको काइनेटिक फ्रिक्शन दो प्रकार के मिलते हैं, स्लाइडिंग और रोलिंग। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आपको यही केस मिलता है कि जब हम इसके एंगल ऑफ रिपोज को बढ़ाते जाए तो एक कंडीशन आएगी, ये मूव करने लगेगा। तो उसका केस क्या होगा, मैथमेटिक्स में मैंने थोड़ा सा आपको बताया है जितना आपके सिलेबस में है। इसका और डिटेल एनालिसिस अब आपके पाठ्यक्रम में नहीं रह गया है, इस वर्ष नहीं है, इसलिए मैं उसका डिटेल अभी आपको नहीं बताऊंगा। और लोटनी का मतलब होता है कि जब जैसे सिलेंडर है, जैसे साइकिल का पहिया है, वो सब क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में किस प्रकार से फ्रिक्शन अप्लाई होता है, उसमें ये काम किया जाता है। तो उस प्रकार से आपको उसमें गतिज घर्षण के दो एग्जाम्पल मिलते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया अबाउट दी फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को कम कैसे किया जाए, फ्रिक्शन कम करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, देखते हैं घरों में क्या होता है, कभी कभी दरवाजे में आवाज आती है तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं।
तो कुछ ऐसे प्रोसेसेस से अगर मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, हम फ्रिक्शन चाहते हैं, तो उसको हम पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश के द्वारा हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, ग्रीसिंग के द्वारा हम फ्रिक्शन कम कर सकते हैं, और भी ढेर सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया अबाउट दी फ्रिक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, और जो थोड़े थ्योरी में थोड़ा बहुत रह गया है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।